हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है उसके बारे में आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। और सभी स्टूडेंट्स को जानते भी हैं, सारे स्टूडेंट्स को, और मैं बताना भी चाहूँगी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, वेदर डिप्लोमा बीएड एमएड लेवल के हैं, और सभी स्टूडेंट्स जानते भी हैं। अगर आप प्रीवियस अपने मॉडल पेपर्स को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को, तो हर बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, हर तरह की परीक्षाओं में, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात कर रहे हैं हम, तो उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। अब ये तो हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं। इसी तरह की मैंने लास्ट जितने भी अभी तक की वीडियोस बनाई है, जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं, सब में मैंने कॉमन टॉपिक्स को लिया जो हर किसी के सिलेबस में आपको मिलेगा, वेदर डिप्लोमा के हैं, बीएड के हैं, एमएड के हैं, और उन्हीं में से आप लोग वेदर सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन्हीं में से क्वेश्चंस को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन वीडियोस को भी आप प्लीज़ सभी को ध्यान से देखिएगा। और इसी के साथ साथ जो आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। मैं इसमें आज की वीडियो में ही आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों को डिप्लोमा लेवल पर पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो आप लोग जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एनआरटी की फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सीआरटी की फुल फॉर्म, इट्स ऑलरेडी रिटन ओवर द बोर्ड, लिखा भी हुआ है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, रेफरेंस टेस्ट जो आपको एक नंबर के हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछी जाती है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को हम क्या लिखते हैं हिंदी में? मानक संदर्भित परीक्षण। एंड इसी के बाद में सीआरटी की बात करते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को हम बोलते हैं निकष संदर्भित परीक्षण, ना। अब दो तो यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड वन कि इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट ग्लेसर इन 1963। ये दोनों जो टेस्ट है इनको किसने दिया है? रॉबर्ट ग्लेसर ने 1963 में इसको दिया है। ये भी पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले, हु वॉज कॉइन्ड फर्स्टली दिस टूल, जो भी परीक्षण है, दिस टेस्ट, तो सबसे पहले इन दोनों को एक ही, जो हम लोग कह सकते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले एक ही व्यक्ति थे, रॉबर्ट ग्लेसर, जिन्होंने 1963 में इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब ये तो हमने थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म का पढ़ा और इसको किसने दिया सबसे पहले। अब इसके बाद में हम जानेंगे जो मेनली हमारा टॉपिक है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हमने लिखा हुआ जैसे मानक संदर्भित परीक्षण, एंड क्राइटेरियन में निकष संदर्भित परीक्षण, ना। तो जो हम लोग सबसे पहले नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं, मानक संदर्भित की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें
क्या रहता है, मतलब क्या है इस टेस्ट का, या किसके लिए ये यूज़ में लाया जाता है। तो जो मानक हम लोग कहते हैं संदर्भित परीक्षण है या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, इसमें परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कंपेयर विद अदर स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी उनकी हम लोग कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस लेवल है उसको कंपेयर किया जाता है जो क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ students is compare with other students। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि छात्रों की तुलना, या एक छात्र की हम लिख सकते हैं, एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र से करना। या छात्रों की तुलना दूसरे छात्रों के साथ में करना। इसमें ग्रुप ऑफ भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। अब इस तरह के हमारा जो कि हम लोग जहाँ स्टूडेंट्स का कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में करते हैं, उनका हम लोग कह सकते हैं ना कि तुलना कर रहे हैं। तो तुलना किस तरह के परीक्षणों में हमारा आता है, जैसे एंट्रेंस की बात करते हैं, एग्जाम्पल भी कोड कर रही हूँ, एंट्रेंस टेस्ट की बात है। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैंने बीएड किया है और मुझे एमएड में एडमिशन लेना है, तो एंट्रेंस हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। आफ्टर दैट हम लोग एमएड के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमें एडमिशन मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जब मैंने अप्लाई किया था तो टोटल जो सीटें थी, टोटल सीट्स कितनी थी, 100 थी, लेकिन वहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए वो कितने हो गए, 1000। 1000 स्टूडेंट्स थे और टोटल जो सीटें थी एडमिशन के लिए हम लोग बात करते हैं तो वो ओनली 100 ही थी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई सेट सिस्टम रखा हुआ, नो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि एक बच्चे का कंपैरिजन दूसरे के साथ करेंगे। कंपैरिजन कैसे होगा कि जो हमें लग रहा है कि मेरिट में फॉल कर रहे हैं, जो टॉप 100 में आएंगे स्टूडेंट्स, उनको एडमिशन मिल जाएगा, और जो नहीं आएंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 1000 स्टूडेंट्स हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है कि उनका हम लोग जो भी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमें लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर है दूसरे बच्चों से, उनको हम लोग ले लेंगे, एडमिशन उनका हो जाएगा, 100 टॉप 100 में आएंगे, और जो रह जाएंगे वो क्वालिफाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट की दूसरे के साथ में तुलना कर दी। अब दूसरे यदि हम लोग बात करते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज कंपेयर विद सेट स्टैंडर्ड, यहाँ पर तो हमने क्या किया कि अदर स्टूडेंट्स के साथ में, और यहाँ इसमें क्या करें, परफॉर्मेंस क्राइटेरियन में क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज कंपेयर, हम लोग कह सकते हैं कि कंपेयर विद सेट स्टैंडर्ड। मतलब तय किए गए मानकों के साथ छात्रों की तुलना, छात्रों की तुलना नहीं हम लोग कहेंगे, इसमें छात्रों के प्रदर्शन की तुलना यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, छात्रों के हम लोग जो प्रदर्शन है उसी की तुलना कर रहे हैं दूसरे छात्रों के साथ। यहाँ जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है उसमें हम बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग ने जो सेट हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स रखे हैं, जो तय मानक रखे हुए हैं, उनके साथ में हम करेंगे। अब इसमें इंटरमीडिएट एग्जाम की बात करते हैं, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में हम लोगों ने, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने बच्चे को क्वालिफाई करने के लिए हमने 33 मार्क्स का, अभी जैसे कॉलेज लेवल पे या बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं तो पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा हुआ, 33% का, है ना।
तो 33% जो स्टूडेंट्स लेकर के आएंगे वो पास हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो फेल हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर बच्चा नहीं भी पास हुआ तो भी हम उसको ले लेंगे। इसमें क्या किया है कि जो टॉप 100 में आए उनको क्या कर दिया गया, वो क्वालिफाई हो गए, उनको सीट मिल गई, वो एमएड में एलिजिबल हो गए एमएड करने में। अब भले ही ये ज़रूरी नहीं है कि उन बच्चों का 90% का ही हम लोग कह सकते हैं कि मेरिट में आना मार्क्स ज़रूरी थे। 85 वाले भी जो टॉप 100 में गए, या हम लोग कह सकते हैं 60 वाला भी उसमें आ जाता है टॉप 100 में, तो वो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट इसमें हमने जो तय किए हुआ था मानक, जो मैंने स्टैंडर्ड रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 33 एटलीस्ट लेके ही आने हैं मार्क्स, तभी वो पास होंगे। अगर नहीं लेके आते हैं तो वो फेल हो जाएंगे ना। इसके साथ में अगर मैं दूसरा, अगर आपको और क्लियर करना चाहूँ, इवैल्यूएशन अगर हम करते हैं तो इसमें क्या रहता है, फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब कि जो कि सेट स्टैंडर्ड है हमारे, तय मानक है कि हमने बच्चे के लिए क्या किया, तय किया है ना। अब इसके बाद में हमारा आता है बिहेवियर या फिर टास्क की बात कर रहे हैं, और यहाँ नीचे हमारा डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो भी जाएगा। वैसे व्यवहार हमारा है ना, डिफरेंस मतलब कि अंतर है। सेट स्टैंडर्ड मैंने जैसे बोला कि मैंने जब बच्चे को कोई टास्क को सिखाना था, मैंने उसको 15 डेज का प्रशिक्षण दिया, 15 डेज का प्रशिक्षण, 15 डेज का प्रशिक्षण मैंने पहले से तय कर लिया था कि जब मैं बच्चे को 15 डेज का प्रशिक्षण दूंगी तो वो एटलीस्ट क्या करेगा, 10 बार सही लिखेगा, 10 टाइम सही करेगा कोई भी टास्क है। वेदर मैंने उसको लिखना लिया या मैंने उसको कोई और भी उसको एक्टिविटी लिया, तो वो जब भी 10-15 दिन मैंने प्रशिक्षण दिया और एक्सपेक्ट क्या किया था, मेरे सेट जो मेरे स्टैंडर्ड था वो क्या था कि 10 बार एटलीस्ट सही करेगा। अब बिहेवियर क्या हम बोल सकते हैं कि हमने बच्चे को जब टास्क को करने के लिए दिया, इवैल्यूएट करना था, तो बच्चे ने उसको 8 बार ही सही किया। एक्सपेक्टेड हमारा क्या था 10 टाइम का, लेकिन बच्चे ने कितनी बारी किया, ओनली 8 टाइम सही किया। तो जो डिफरेंस आया हमारा वो क्या आया, 2 बारी का जो डिफरेंस है हमारा वो 2 टाइम का रहा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इसी तरह से जो हमने बच्चे के मानकों के साथ में जो तय मानक किए थे, उसके साथ में बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल का, अगर हम दूसरे मैंने 33% का भी रखा है कि यहाँ मैंने बच्चे को अगर एक्सपेक्टेड था कि पूरे साल जब बच्चे को मैं पढ़ाई, वैसे तो एक्सपेक्टेशन लेवल हमारा ये रहता है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट 100% आए, बट मैंने हमने स्टैंडर्ड रखे थे कि 33% जो मार्क्स लेके आएगा बच्चा वो पास हो जाएगा। अब बच्चे ने यहाँ पर क्या किया, हो सकता है बच्चा 25 ही लेके आया तो वो बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। अगर बच्चा 33 से बच्चा हो सकता है कि 99% आया बच्चा, तो वो पास हो जाएगा। अगर वो फेल हो गया यहाँ पे तो वो डिफरेंस आ जाएगा हमारा। तो हम लोग सिंपल सी चीज़ कह सकते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने सेट स्टैंडर्ड किए थे, रखे थे बच्चे के लिए, उसके साथ हम बच्चे का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस लेवल का। सो अब हम सेकंड हम बोलते हैं कि इट गिव्स, जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, इट गिव्स पोजीशन टू द स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट में यहाँ क्या बोला गया है कि पोजीशन हम लोग बोलते हैं कि अब जैसे स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आया, या मैंने अभी जो एग्जांपल लास्ट वाला दिया था उसी को में कि 100 सीट थी, 1000 स्टूडेंट्स थे, है ना। तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैसे फर्स्ट लेवल पे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे 20 रह गए, उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे हमारे बच्चे रह गए। जैसे हमने फर्स्ट इसमें 100 बच्चों में से हो सकता है कि फर्स्ट इसमें 10 आए या 20 स्टूडेंट्स रहे हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे थे, ठीक है, या फिर सेकंड पे हैं तो उस पे 30 थे, फर्स्ट पोजीशन थी,
सेकंड पोजीशन वाले जो हमारे 30 स्टूडेंट्स थे। या इसके अलावा भी हम लोग बात करते हैं ना कि बच्चे का जब रिजल्ट हम अनाउंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पोजीशन देते हैं कि जो 90% मार्क्स लेके आए हैं बच्चे वो फर्स्ट हो गए, जो हम लोग कह सकते हैं कि 80% मार्क्स लेकर के आए वो सेकंड पोजीशन। इसमें हम बच्चे को उसकी पोजीशन को भी साथ लिखते हैं कि बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेके आया या सेकंड पोजीशन लेके आया या थर्ड पोजीशन लेके आया, या फिर वो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो फेल हो गया। अब इसमें हम बच्चे को क्या कर रहे हैं कि पोजीशन दे रहे हैं उसको, और इस वाले में सेकंड हम बोल सकते हैं कि इट टेल्स हाउ स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्स। इसमें इट टेल्स हाउ स्टूडेंट्स हैज परफॉर्म्स। ये क्या बोलते हैं कि किस तरह से बच्चे ने क्या किया है परफॉर्म्स, कि बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया है। बच्चे के प्रदर्शन को क्या करता है, ये बच्चे की स्थिति को दर्शाता है, स्थिति बताता है ना। और यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे का प्रदर्शन को बताता है कि बच्चे का प्रदर्शन कैसा है। पोजीशन अगर हम लोग कह सकते हैं हिंदी में कि पोजीशन बच्चे को देता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है बच्चे को कि पोजीशन, उनमें हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे में जब बच्चे को पोजीशन भी देते हैं ना कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि इट अफेक्ट्स अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। It does not affects other students performance। अब ये इससे ही कोरिलेट करता है, इसलिए मैं पोजीशन हम जब बच्चे को देते हैं कि बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, तो वो इसके बाद क्या होता है कि अफेक्ट करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस लेवल को भी। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, 99% मार्क्स ले आए, फर्स्ट पोजीशन आए, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्डअप हो रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे होते हैं जो एवरेज कैटेगरी के हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जो लो अचीवर्स होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस लेवल पर भी पड़ता है। कुछ तो मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट भी होते हैं, जिनको यूँ लगता है कि मैंने इतने % मार्क्स नहीं लाए तो मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, या टीचर्स की नज़रों में भी मैं एक कह सकते हैं कि लो अचीवर स्टूडेंट कहलाऊँगा। और यहाँ पे क्या है कि क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है, यहाँ पर ये वाला जो है हमारा बच्चे की जो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे के जो परफॉर्मेंस को बताने के लिए सिंपल सी चीज़ों की पोजीशन को बताता है क्लास में कैसी है। यहाँ ग्रेड सिस्टम को सिंपली दिया जाता है, बच्चे की परसेंटेज को भी बताया जाता है, इसमें फर्स्ट सेकंड पोजीशन नहीं दी जाती है। तो यहाँ बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होता है, और ये कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इससे सिंपल सी चीज़ है कि ये अफेक्ट भी नहीं करता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, या दूसरे बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस लेवल है उसको अफेक्ट नहीं करता है। अब हम लोग फोर्थ अगर पॉइंट की बात करते हैं कि परसेंटाइल रैंक इज गिवन, परसेंटाइल रैंक इज गिवन ना। इसमें क्या है, परसेंटाइल जो भी परसेंटाइल रैंक होता है वो बच्चे को दिया जाता है कि जो भी फर्स्ट पोजीशन पे है 90% वाला है, सेकंड पोजीशन पे है तो वो 80% वाला है, उसके बाद 70 वाला है, जो मतलब जो भी हम लोग कह सकते हैं, या 80 to 90 वाला बच्चा है तो फर्स्ट पोजीशन पे व्हाटएवर, तो वो उनमें क्या है परसेंटाइल रैंक भी दिया होता है, जो भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, इसमें ओनली
परसेंटेज दिया होता है, यहाँ रैंक दिया होता है बट इसमें रैंक नहीं दिया होता है। इसमें सिंपल सा चीज़ें अभी हम लोग लेटेस्ट में ये सब चीज़ें बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखते हैं तो उसमें ओनली परसेंटेज ही लिखा होता है, उसमें रैंक नहीं लिखा है कि ये फर्स्ट रैंक लिया बच्चे ने या सेकेंड लिया थर्ड लिया है ना। तो इसमें ओनली परसेंटेज इज गिवन। छात्रों को क्या दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है। हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं छात्रों को दिया जाता है ना, प्रतिशत लिख सकते हैं हम लोग हिंदी में। सॉरी वो थोड़ा सा अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हिंदी में जो भी पॉइंट्स हैं उनको नहीं लिख पा रही हूँ, तो वैसे मैं इसको साथ के साथ बाइलिंगुअल बोलती भी जा रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट्स छूट रहा है जो हिंदी में नहीं लिखा है तो जैसे मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ना। परसेंटाइल रैंक हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बच्चे को रैंक दिया जाता है, रैंक दिया जाता है ना, या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हम लोग बात करते हैं। अब ये तो हमने परसेंटाइल रैंक की बात की। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स। डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स। डिस्क्रिमिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, भेदभाव, कि व्यक्ति अथवा छात्रों में भेदभाव। इसमें क्या चांसेस रहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो जो टीचर्स लोग हैं कहीं कहीं क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स ब्राइट स्टूडेंट्स हैं या जिन बच्चों की फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशंस हैं, जो अच्छे हम लोग कह सकते हैं कि हाई अचीवर्स स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए क्या रहते हैं, उनके लिए उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है टीचर्स का, और जो लो अचीवर्स हैं उनके लिए नेगेटिव रहता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कई बार क्या होता है, जैसे क्लासरूम में नॉर्मल सी बात है कि अगर बच्चे 60 का रेशो है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स है जो लग रहा है कि फर्स्ट या सेकंड हमेशा आते हैं पोजीशन पे, तो उन स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनसे ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। लेकिन जो लो अचीवर्स हैं उनको इतना ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसमें चांसेस रहते हैं कि जब बच्चे को रैंक बताया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टीचर्स का कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, उनको भेदभाव कर सकते हैं जो भी बच्चे या अथवा जो व्यक्ति है। लेकिन अब यहाँ जो हम लोग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि डिस्क्रिमिनेशन अमंग परफॉर्मेंस, कि इसमें क्या रहता है, जो छात्रों के प्रदर्शन में अंतर रहता है ना। और यहाँ पर क्या रहता है, बच्चे के जो व्यक्तिगत हम तौर से कह सकते हैं कि हर बच्चे का जो भी उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो उसके परफॉर्मेंस लेवल ने हम लोग कह सकते हैं, जो उसका परसेंटाइल है, जो रैंक है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या उसके साथ में बिहेव किया जाता है या कहीं ना कहीं अंतर रखा जाता है। इसमें बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल जो प्रदर्शन होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन कि जो स्टूडेंट्स ने बेहतर किया, अभी जैसे मैंने क्या बोला कि जो स्टूडेंट 33% अचीव किया वो स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, जो बच्चे 33 अचीव नहीं कर पाए वो फेल हो जाएंगे। तो जो बच्चे ने परफॉर्म किया है एग्जाम में उसी के बेसिस पे होगा। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं ना कहीं बायस हो गए, बायस मतलब कि हम लोग ऐसे रख रहे हैं कि ये फर्स्ट आता है तो यही बच्चा ब्राइट रहेगा। यहाँ पे जो बच्चा अचीव करेगा वही बच्चे को हम लोग कह सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस लेवल को ही फोकस किया जाता है ना। अब नेक्स्ट मानक संदर्भित टेस्ट में हम लोग यदि बात करते हैं तो इसी में डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि इट इज़ अ
It is old concept or it is a new concept. साफ नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, पुरानी अवधारणा है और ये क्या है, नई अवधारणा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग क्या, पुराने जब भी हमने स्टडी किया था कि जब हमने 10th का या 12th के एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम पे हमारे क्या रहता था कि पोजीशन दिया जाता है। जैसे अगर 60% मार्क्स आए हैं तो फर्स्ट पोजीशन में ले लिया, या 90% वाले बच्चे उनको फर्स्ट पोजीशन ले लिया, या जिन बच्चों के 50 to 60 के बीच में मार्क्स रहते हैं उनको सेकेंड पोजीशन मिलती है, जिन बच्चों को 40 to 50 के बीच में मार्क्स आते हैं उन बच्चों को थर्ड पोजीशन मिलती है। तो इस तरह से परसेंटेज को, रैंक को दिया जाता था। लेकिन ये पुरानी अवधारणा है। अब नई वाली हमारी क्या रही है, ग्रेडिंग। आज हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो उन बच्चों को क्या है, उनके ऐसे पोजीशन नहीं लिखी है, उनके ग्रेडिंग सिस्टम को लिखा गया है। ओनली उनके मार्क्स दिए हुए हैं और उसमें उनके ग्रेड दिया हुआ है ना। तो अब नया, ये नया कॉन्सेप्ट है यार, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। अब हम बोलते हैं कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, इट डज नॉट क्लियर मास्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स। कि ये क्या है, स्टूडेंट्स के जो, इट डज नॉट क्लियर द मास्टरी of the students. And it clear the mastery of the students. जो हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ये क्या बोलते हैं कि जो बच्चे की मास्टरी है ओवर, जो भी उसका कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बोल रहे हैं या टास्क के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं, वो बच्चे की क्लियर नहीं होती है। इसमें हम लोग सिंपल सी चीज़ है कि हम यहाँ बायस हो रहे हैं, बच्चे के साथ में भेदभाव भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ मास्टरी नहीं देखी जाइए, 1000 की बात करें, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें 100 सीट थी और 1000 स्टूडेंट्स थे। तो जो 1000 स्टूडेंट्स में से हम लोगों को लग रहा है कि जो 100 वाले बच्चे हैं जो टॉप 10 में आ गए, अब उनमें ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 90% मार्क्स लिए थे उन बच्चों को हमने एक सेट रख दिया कि नहीं इतने उसको आने चाहिए। अब उसमें से हो सकता है कि कोई बच्चे जो 100 में से, उनमें इतनी क्वालिटी नहीं थी 1000 में से, और 60% पर ही वो क्या है, उनकी मेरिट बन गई और उस मेरिट के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, कि जो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने की बात है वो नहीं रहता है। तो क्लियर मास्टरी नहीं होती है स्टूडेंट्स की। हम लोग मास्टरी नहीं कह सकते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर, या फिर किसी भी हम लोग कह सकते हैं जो भी बच्चे को पढ़ने के लिए जो सामग्री दी है उस पर रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या, इट क्लियर द मास्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें बच्चे की मास्टरी रहेगी। क्योंकि हमने सेट सिस्टम रखा हुआ है कि बच्चा अगर इतना अचीव करेगा या जो भी उसके लिए मानक आपने तय किए हुए हैं वो अचीव करेगा, तभी वो दूसरी क्लास में जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये क्लियर करती है मास्टरी। हम निपुणता कह सकते हैं कि बच्चा कितना निपुण है उसको शो करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं उसके परफॉर्मेंस लेवल को शो करता है। अब हम लोग इसमें जो 7th पॉइंट है वो कह सकते हैं कि इट गिव्स फाइनल जजमेंट to the students। अब हम सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर क्या है, जो छात्र हैं उनको क्या, उनके लिए फाइनल जजमेंट मिल जाता है। कि फाइनल जजमेंट की बात करते हैं तो सबमिटिव इवैल्यूएशन है ना। सबमिटिव हम लोग सत्रांक, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूल्यांकन की बात करते हैं। इसमें जो सत्रांक मूल्यांकन है कि यहाँ पर जो बच्चे का हम लोग कह सकते हैं कि इन द एंड ऑफ की बात कर रहे हैं, कि जब बच्चे के एग्ज़ाम हो जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम हो गए, या हम लोग बच्चे के जिस टाइम फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो उस तरह का ही इवैल्यूएशन करें तो फाइनल जजमेंट मिलता है। बच्चा फर्स्ट आया
या बच्चे की जो भी पोजीशन रही वो इन द एंड ऑफ आपके एग्जामिनेशन का रहता है, या आपने सिलेबस को करा दिया उस टाइम। बट यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर फाइनल जजमेंट नहीं मिलता है, बल्कि इसमें क्या रहता है, इट हेल्प्स इन टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, इट हेल्प्स इन टेकिंग remedial measures। यहाँ इसमें क्या बोला है कि फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट हम लोग बोलते हैं ना कि जो डिसीजन रहता है, निर्णय देते हैं ना, और यहाँ पे क्या होता है, इट हेल्प्स इन टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, यानी कि बच्चे को यदि कोई समस्या आ रही है, हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ले सकते हैं इसमें। फॉर्मेटिव हम लोग बोलते हैं कि औपचारिक ना, इसमें औपचारिक मूल्यांकन होता है। अब इट हेल्प्स इन टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, जब अब फॉर्मेटिव की बात करें, फॉर्मेटिव हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को हम लोग जैसे मंथली टेस्ट लिया, वीकली टेस्ट लिया, फिर मंथली लिया है हमने, और ट्राइमेस्टर का किया, या जो भी हम लोग जिस भी प्रकार से करें कि बीच बीच में बच्चे के टेस्ट करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट बच्चे की हम कर सकते हैं। रेमेडियल हम बोल सकते हैं कि बच्चे को जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान करने के लिए हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, या किस प्रकार से उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं, सो दैट वो अच्छे मार्क्स ले आ सके अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर बच्चे को जो रेमेडियल हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे के उपचार संबंधी, जो निदान संबंधी हम लोग कह सकते हैं कि उसको उपचार दे सकते हैं, या उसको सिखा सकते हैं बेहतर तरीके से, उसमें सुधार के चांसेस क्या है, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि सुधार के चांसेस रहते हैं, के चांसेस रहते हैं ना, रहते हैं। जबकि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल डिसीजन देते हैं हम लोग, इसमें कोई सुधार के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर बात भी करते हैं तो जो सबमेटिव इवैल्यूएशन है उससे हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं इफेक्टिव रहता है, और ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ में ला सकते हैं, सो दैट बच्चे में मैक्सिमम नंबर ऑफ हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, तो ये क्या रहता है, हम लोग कह सकते हैं कि नो प्रेडिक्शन टेस्ट है, या फिर नॉन प्रीडिटरमेंट टेस्ट है, नो प्रीडिटरमेंट टेस्ट। और यहाँ पर क्या रहता है, प्रीडिटरमेंट टेस्ट। अब नॉन प्रीडिटरमिन्ड टेस्ट की बात करते हैं कि इसमें क्या रहता है कि पूर्व निर्धारित नहीं होता, निर्धारित नहीं होता, और ये क्या रहता है, पूर्व निर्धारित परीक्षण है। सिंपल सी चीज़ें, पूर्व निर्धारित हम लोग क्या कहते हैं कि ये पूर्व निर्धारित नहीं होता है, कि हमें नहीं पता मेरिट कितनी जाएगी, कितने मार्क्स आएंगे बच्चों के, या अगर हमने 100 स्टूडेंट्स का, अगेन आई रिपीट सेम एग्जाम्पल, कि बच्चे कितने मार्क्स ले आएंगे, जो भी टॉप में आएंगे उन बच्चों को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे पूर्व निर्धारित नहीं है, हमने सेट नहीं रखा है, जबकि यहाँ पे पूर्व निर्धारित होता है। हमें ऑलरेडी क्लियर है कि जो हमने स्टैंडर्ड रखे हैं अपने, जो भी हम लोग कह रहे हैं ना कि सेट स्टैंडर्ड के, सेट स्टैंडर्ड हमने क्लियर कर दिया है कि बच्चा 33% लेके आएगा तभी वो पास होएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो हमारा ऑलरेडी क्या है, प्री डिटरमिन्ड है, ऐसा नहीं है कि प्री डिटरमिन्ड नहीं है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कैन अप्लाई इट ऑन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी कैन अप्लाई या इम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट
this test on large number of students. अब हम लोग क्या है, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है हिंदी में कि लागू करना, कि हम लोग ज़्यादा छात्रों पर इस परीक्षण को लागू कर सकते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है कि मैंने 1000 स्टूडेंट्स के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हूँ, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल से चीज़ कि वी कांट इम्प्लीमेंट दिस टेस्ट ऑन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कांट इम्प्लीमेंट दिस टेस्ट ऑन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना। तो सिंपल सा अभी कि अधिक छात्रों पर लागू नहीं कर सकते। अब क्लासरूम में अगर हम इंडिविजुअली तौर से भी बोल सकते हैं, अगर स्पेशल एजुकेशन की अब हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि हम विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अभी मैं जो क्लासेस ले रही हूँ तो नॉर्मल बच्चों के सिलेबस में भी है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन उसको फर्स्ट भी दे सकते हैं, सेकंड भी दे सकते हैं, और किसी के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम उसको कम भी दे सकते हैं। एज वेल